question to you, sir, is what is the captive power plant and a law relating to the captive power plant in India? Absolutely, absolutely. अब क्या है, बाल्को one company which central government had created, central CPSU, which is called BALCO, Bharat Aluminium Corporation Limited. उसका जो it was one of the major companies, and they wanted to make India a hub of aluminium manufacturing. और वो बॉक्साइट माइंस हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा हैं, तो कोरबा में बाल्को का प्लांट लगाया गया और बॉक्साइट माइन भी पास पे है. It was decided, it was instructed to the CMD of the BALCO ki best aluminum you have to produce and we have to become market leader in aluminum production. Unfortunately, Madhya Pradesh Electricity Board was unable to provide supply quality electricity to the plant, BALCO plant. So when the Prime Minister visited the BALCO plant, the CMD and the head of the BALCO plant said, sir, we have the best, madam, we have the best capacity to produce world class aluminium actually. But sir, हमारे पास electricity नहीं है, हम कैसे produce करेंगे? So a decision was taken that companies like aluminium companies or steel companies which have large requirement of power, they can have their own captive power plants. Hence, BALCO was given approval to set up its own captive power plant. जब उन्होंने अपना खुद का captive power plant लगा लिया 270 megawatts का, then the chief minister went and inaugurated the captive power plant. उनकी requirement तो 120 megawatts की थी, लेकिन उन्होंने जो plant लगाया था वो 175 megawatts का लगाया था. Excess वो क्यों लगाया था? इसलिए कि future capacity expansion होगा तो फिर हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे. अब एक बार प्लांट अगर लगाना तो अच्छा सा बड़ा लगा लेते हैं भाई, धीरे धीरे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में हम काम कर लेंगे. ऑल राइट. व्हेन चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स वेंट टू इनॉग्रेट दैट प्लांट, उन्होंने देखा जो बाल्को की जो बाउंड्री है उसमें तो लाइट जगमगा रही है, बहुत ब्राइट लाइट है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन जो पास का गांव है इट इज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. मतलब बिल्कुल पिच डार्क है वो, क्योंकि एमएसईबी उस समय उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रही है इलेक्ट्रिसिटी, या ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, जो भी रीजंस है. तो 2 थिंग्स वर डिसाइडेड. एक तो ये डिसाइड करा कि जो कैप्टिव पावर प्लांट को एक तो एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाएंगे. एडिशनल बेनिफिट्स इन द सेंस कि अगर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन थोड़ा करना चाहते हैं तो वो कर लें. नंबर 2, टू एनकरेज मोर कैप्टिव पावर प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट इन पावर सेक्टर, दे सेड कि एक काम करते हैं कि आप अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन भी लगाओगे तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है. अब धीरे धीरे ये इवॉल्व होते होते 6 बेनिफिट्स पे आ गया. सो 6 बेनिफिट्स. जब तक 2001 की कैप्टिव पावर पॉलिसी आई, जिस कैप्टिव पावर पॉलिसी को एज इट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में डाला गया है, तब तक 6 बेनिफिट्स आ गए थे. फर्स्ट बेनिफिट ये था कि all the captive power plants will have right to open access. So अगर कंपनी सिटी के बीच में है और उनका कैप्टिव पावर प्लांट कहीं दूर है सिटी के बाहर में, एंड दे आर सेटिंग अप अ ट्रांसमिशन लाइन, उस केस में कैप्टिव पावर प्लांट को ट्रांसमिशन लाइन लेने की जरूरत, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं. फर्स्ट बेनिफिट. सेकेंड बेनिफिट ये दिया गया कि नो ट्रांसमिशन क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज. सो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज ट्रांसमिशन का कैप्टिव पावर प्लांट के लिए नहीं लगेगा. थर्ड बेनिफिट ये दिया जाए, नो डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल फॉर कैप्टिव पावर प्लांट. थर्ड बेनिफिट. फोर्थ बेनिफिट ये दिया गया, नो सप्लाई लाइसेंस. सो अगर कैप्टिव पावर प्लांट अपनी यूनिट को सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी, या अपनी कॉलोनी को सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी, वेरे बाल्को के जो इंप्लॉइज हैं उनको सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी, या सो फॉर एग्जांपल अगर एनएचपीसी का एक कॉलोनी खुद की कॉलोनी है और खुद की कॉलोनी को सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी, नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट बेनिफिट. उसके बाद बेनिफिट ये दिया गया, नो एडिशनल सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ कैप्टिव पावर प्लांट. सो ये 6 बेनिफिट्स एक्सटेंड करेगा, दोज बेनिफिट्स वर प्रोवाइडेड इन द लॉ. अब टू एनकरेज मोर प्रोडक्शन, कैप्टिव पावर प्लांट तो अलाउ कर दिया गया है. धीरे धीरे करके 2003 के एक्ट में या पॉलिसी में इंक्लूड हो गया कि ये बेनिफिट कैप्टिव पावर प्लांट के पास रहेंगे.
every company started declaring their power plants as captive power plant. There was tremendous loss. So किसी का 1% भी ओनरशिप है वो डिक्लेयर कर देता था ये कैप्टिव पावर प्लांट है मेरा. So 2005 में रूल्स निकाले गए और रूल्स में डिफाइन करा गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिव पावर प्लांट. सो आज के बाद यू ऑल विल बी क्लियर एज टू which plant is captive power plant, which plant is not a captive power plant. ये क्लियर हो जाएगा आपको आज के बाद. जो रूल्स 2005 में प्रोवाइड करे गए उसमें दो रूल्स हैं. एक है टेस्ट ऑफ ओनरशिप. सो फर्स्ट टेस्ट विच यू हैव टू अप्लाई व्हेन इफ समबडी सेज that my power plant is a captive power plant, ask him test of ownership. Test of ownership का मतलब ये है अगर 26% प्लस ओनरशिप कैप्टिव यूजर की है then first test he passes actually. If somebody says मेरी 25% ओनरशिप है, बोलो कि आप कैप्टिव पावर प्लांट नहीं हो, आप कोई और पावर प्लांट हो, चाहे मर्चेंट पावर प्लांट हो या जो भी आपको कहना हो वो हो, बट यू आर नॉट अ कैप्टिव पावर प्लांट. अगर कोई बोलता है मेरी 20% ओनरशिप है, देन ऑल्सो नो. 5% ओनरशिप है, दैट इज नो. Somebody says 26% ओनरशिप है या 27, 28, 29, 50, 60, 70% ओनरशिप है, then it is a first test you pass of captive power plant. Second test है test of consumption. So if somebody, a captive user consumes 50% plus of electricity, then he passes the second test also. So test one है 26% plus ownership of the captive user in the captive power plant, and second test है test of consumption as 50% of the electricity generated is consumed by the captive power plant. अब राजेंद्र जी सर जी पूछेंगे कि सर भाई मेरी तो फ्लक्चुएटिंग इंडस्ट्री है, हाई हाइड्रो सीजन में मोर पावर इज जनरेटेड, लो हाइड्रो सीजन में लेस पावर इज, मे बी आई एम प्रोड्यूसिंग पावर फ्रॉम मे बी आई एम टेकिंग पावर फ्रॉम गन्ने से हमारा हो रहा है, बायो बेगासे से हो रहा है, तो 6 महीने तो पावर जनरेट होता है और 6 महीने नहीं होता है. उसका आंसर भी प्रोवाइडेड है. इट इज कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस. सो पूरे साल में आपका जो कंजम्पशन होता है वो 50% प्लस होना चाहिए, वॉट एवर यूनिट्स आर जनरेटेड. All right. So to sum it up, Shreya, if you want to identify a captive power plant, two things you have to identify. Number one, you have to apply test of consumption, Rule 3 of Electricity Rules 2005, which provides 26% plus ownership should be there. Second is test of consumption. That means 50% plus consumption of electricity generated should be consumed by captive user. Hope I have answered the question. Back to you. Yes, certainly, sir. Thank you for sharing the relevant and important information about this captive power plant. Abhishek ji, बोलिए, go ahead. Yes, sir, I have a question. Right. Sir, previously I have worked in Balco. Right. So right now, by 2012, they had a full capacity of around 2010 megawatt Right. of coal-fired power plants. अलग-अलग phases में बनाया ना उन्होंने? Yes, phases. And the last one they made was 4 units of 300 megawatt, which Right. they declared it as IPP, independent power plant. But the remaining वो कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? अच्छा, like the power produced from उतना पावर नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? so that they in the same premise, the plant, this 1200 megawatt plant that they have installed, it has a separate transmission line which directly injects the power into the grid and is nowhere connected to the bus of the captive plant. Okay, Right. so that is the criteria. Like it should be totally physically separated. Okay, as per the grid rules. So the remaining capacity is captive, but okay, as you told, like these captive plants, what they can tell, like okay, in future मेरा green projects कुछ आएगा या फिर the brown projects ऐसे will be modifying the existing projects, but that actually does not happen, maybe due to funds issue or something. So what happens, like what my question is, does this ambiguousness create instability in the grid? Because they are producing somewhere around 900 to 1000 megawatt of power for captive,
but they are consuming only say like 50% if you go as per the rule test of consumption, 50% or less, even 50% or slightly more. Okay, so the remaining power actually it was they are selling on exchange IEX based on the frequency and all. So I would like to share to all delegates that captive power plant in many emerging and developing countries plays a significant role in the energy sector. So actually they are earning a good amount of money out of this extra power save. Okay, so does this create instability in the grid, or does this provide a loophole sort of thing to earn from this captive power generator? See, अभिषेक जी, अनस्टेबिलिटी ग्रिड का तो इशू है ही नहीं, क्योंकि लोड डिस्पैच सेंटर और दे विल टेक केयर ऑफ द फ्रीक्वेंसी और रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर. Unstability in the sense why I'm telling, sir, because see, generation has to be equal to the load ideally, correct, for the grid to be stable. But here actually it was designed for captive. It was meant to be consumed in the plant, but it is not being done so. Right. करेक्ट, एब्सोल्युटली. सो वो अनस्टेबिलिटी का इशू हम थोड़ा सा अलग रखते हैं, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. जो बाकी जो आपका कैप्टिव पावर प्लांट का इशू है उसमें एकदम क्लियर है. फॉर एग्जांपल, अगर एनुअल बेसिस में उन्होंने 49% अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी है और 51% दे हैव एक्सपोर्टेड फॉर एनी रीजंस, वेदर इट इज इन पावर एक्सचेंजेस और वेदर इट इज ओपन एक्सेस से किसी कंज्यूमर को दिए, इन दैट केस डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि उनको एडिशनल सरचार्ज एंड क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज डिस्कॉम को देना पड़ेगा, बिकॉज फॉर दैट ईयर दे विल नॉट बी कैप्टिव पावर प्लांट. अगर वो 50% प्लस कंज्यूम कर रहे हैं देन तो दे विल हैव दैट बेनिफिट ऑफ एडिशनल सरचार्ज एंड क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज. यही डिफरेंस होगा, दैट इज इट. सो अगर कभी उनकी कम होती है इन दैट केस में एनुअली में, then Chhattisgarh Discom can raise bills to them and send a notice to them. इतना ही होगा मेरे ख्याल से. If somebody else has other views, please go ahead. But to ensure that other conditions are satisfied, they consume at least 50%. Right. Absolutely correct. Okay, sir, your information is very good. हाँ सर, मैं मनीष, मैं सर थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाह रहा था. जो कैप्टिव का इशू है सर, कैप्टिव पावर प्लांट का, इसमें सर कुछ डिस्कॉम ने क्लैरिफिकेशन हमसे सॉर्ट किया था. इसमें जैसे कैप्टिव है, इसमें कई सारे कैप्टिव प्लांट्स मिल जाते हैं और ये अपनी इक्विटी शो करते हैं कि साहब ये 26 है, और फिर ये कंजम्पशन भी इनका रहता है अलग अलग. और इस साल के अंत में डिस्कॉम को प्रॉब्लम पड़ती है कि भाई कौन से प्लांट में इनकी जो इक्विटी है वो 26% है या उसको एसेटन करने में, बिकॉज वो बैलेंस शीट देखनी पड़ती है और वो चेंज भी होती रहती है, डायनेमिक की नेचर होती है और कंजम्पशन भी है. और अभी शायद कोई कैप्टिव पावर प्लांट का रूल्स भी आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर सब्सिडरी कंपनी है उसको भी कैप्टिव पावर उसमें ग्रीन एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में आया है कि उसको भी उसमें भी कैप्टिव का ये जो नॉर्म्स है दे विल आल्सो बी एंटाइटल्ड अंडर दैट. तो इसमें थोड़ा सा सर आई वांट कि थोड़ा सा फर्दर इसमें जो केस स्टडी अगर कुछ कहीं से मिल जाए, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है कि बैलेंस शीट से डिस्कॉम को असर्टेन करना पड़ रहा है और आगे कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, और दिस इज समथिंग एरिया व्हिच फर्दर नीड टू बी मैटर ऑफ कंसर्न एक्चुअली. Absolutely. जी. So let us move to the next question, Shreya. सही, मनीष जी का क्वेश्चन पूछो आप जरा, जो क्वेश्चन पूछा है मनीष जी ने. my next question is, what is captive power group captive power plant? So मनीष जी का जो क्वेश्चन है वो श्रेया जी ने पूछ लिया है कि सर व्हाट इज द ग्रुप कैप्टिव पावर प्लांट. सो वी विल डिस्कस. अब इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द ग्रुप कैप्टिव पावर प्लांट, सो ये जो दो टेस्ट हैं, नंबर 1 नंबर 2. टेस्ट 1 हमने बोला टेस्ट ऑफ ओनरशिप, वो तो अप्लाई करना है. नंबर 2 आपने बोला टेस्ट ऑफ कंजम्पशन, टेस्ट ऑफ कंजम्पशन भी अप्लाई करना है. पर लेकिन देयर इज अ थर्ड टेस्ट व्हिच आल्सो हैज टू अप्लाई. अब रीजन ये ग्रुप कैप्टिव पावर प्लांट क्या है. तो जिस तरह से मनीष जी ने बोला कि फॉर एग्जांपल 3 कंपनीज जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड से कि भाई हमारे लिए इंडिविजुअली एक पावर कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, दे हैव जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड दे सेड, कंपनी ए सेड कि भाई मेरे लिए वायबल नहीं है कि मैं अपना ही पावर प्लांट लगाऊं. कंपनी बी का भी ये इशू है, कंपनी सी का भी ये इशू है.
So company A, B, C have come together and together they have set up a power plant. So can it also be a captive power plant? So answer is, as per electricity rules, it is allowed. It can also be a captive power plant. It will be called as group captive power plant. So a group of companies have come together. They have set up their own power plant. And this is the group captive power plant for those three companies. How do you identify, how do you settle कि ये group captive power plant है कि नहीं है? उसके 3 टेस्ट है. कैप्टिव पावर प्लांट के लिए 2 टेस्ट है, ग्रुप कैप्टिव पावर प्लांट के लिए 3 टेस्ट है. सो 3 टेस्ट क्या है? पहले 2 टेस्ट तो सेम है. फर्स्ट टेस्ट विल बी टेस्ट ऑफ ओनरशिप. सो टेस्ट ऑफ ओनरशिप मतलब 26% प्लस. सिंपलिस्टिक एग्जांपल ये लेंगे तो सो फॉर एग्जांपल ए बी सी कंपनी में सबने 10% इक्विटी ले ली ओनरशिप. 70% इक्विटी किसी और की है. इट मे बी इन्वेस्टर, इट मे बी गवर्नमेंट, इट मे बी सम जॉइंट वेंचर पार्टनर, व्हाटएवर. सो 10% इक्विटी अगर ए बी सी ने ले ली तो 30% इक्विटी हो गई. सो टेस्ट 1 टेस्ट ऑफ ओनरशिप इज कंप्लीट. टेस्ट कंप्लीट हो गया, पास. सेकेंड टेस्ट होगा टेस्ट ऑफ कंजम्पशन. सो 50% प्लस इलेक्ट्रिसिटी दीज 3 कंपनीज हैव टू कंज्यूम. सो फॉर एग्जांपल ए बी सी ने बोला कि भाई हम तीनों मिलके इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे जिससे कि 50% प्लस इलेक्ट्रिसिटी हम तीनों कंज्यूम करें. बाकी 50% वी कैन सेल इट इन ओपन मार्केट थ्रू ओपन एक्सेस और पावर एक्सचेंजेस, और वी कैन गिव इट टू इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर. सो अगर ऐसा हुआ तो परफेक्ट, सेकेंड टेस्ट भी कंप्लीट हो गया. लेकिन देयर इज अ थर्ड टेस्ट ऑल्सो विच दे हैव टू कंप्लाई, एंड द थर्ड टेस्ट इज टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. सो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सेज दैट जिस प्रपोर्शन में आपने इक्विटी दी है उसी प्रपोर्शन में आप कंजम्पशन करोगे. ऐसा नहीं होगा कि आपने 1% इक्विटी लगाई है और आप 90% कंजम्पशन कर रहे हो. सो फॉर एग्जांपल अगर 10% इन्होंने इक्विटी लगाई है और सब लोग, और 100 मेगावाट्स का पावर प्लांट है, उस 100 मेगावाट्स के पावर प्लांट में वो 20% प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं. इक्विटी उतनी लगाई, उसने प्रोपोर्शन में कर रहे हैं. सो देन यू पास टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में ये नहीं होगा कि आपकी इक्विटी 90% है लेकिन आप कंज्यूम 1% कर रहे हो. ऑलराइट. अब इशू क्वेश्चन ये आएगा पंकज जी का कि सर 2-4% ऊपर नीचे तो हो जाता है एनुअली, हमें क्लियर है वो सब कुछ कैलकुलेट एनुअली होगा. 2-4% ऊपर नीचे हो जाता है तब क्या होगा? तो आंसर है +-10% इज अलाउड. सो जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगी, अगर 20% कंज्यूम करना था उसने 19% कर लिया एक साल में 21% कर लिया, इट इज परफेक्टली ओके. ओनली 10%. सो ये 3 टेस्ट जब आप अप्लाई करो, इफ समबडी सेज कि माय पावर प्लांट इज अ ग्रुप कैप्टिव पावर प्लांट और ग्रुप कैप्टिव पावर प्लांट को वो 5-6 बेनिफिट्स मिलने चाहिए, तो आप 3 टेस्ट लगा दोगे. टेस्ट ऑफ ओनरशिप, टेस्ट ऑफ कंजम्पशन एंड टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे +-10%, टेस्ट ऑफ कंजम्पशन पे आप एनुअली कंज्यूम कितनी कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, जितने यूनिट जनरेट करी है उसने और जितने यूनिट्स कंज्यूम करी है उससे आप कैलकुलेट कर लोगे. तो ये 3 चीजें आपकी बिल्कुल इसमें भी क्लियर हो जाएंगी. किसी का कोई क्वेश्चन है इस बारे में? क्लियरिटी? Yes, sir. I have a question. Right, Abhishek ji, go ahead. Sir, what if one of the companies in the group, say like they have some operations issue and they were not able to, that particular company was not able to consume for some reason. Right. So, will this group captive policy be applicable there? It will not be a group captive power plant. Simple है. Additionals जो benefits मिलते हैं group captive power plant को, these benefits will not be applicable, and all the charges, additional surcharge, cross subsidy surcharge, जो भी charges हैं वो सब apply होंगे उस पे. Okay. अब दूसरा क्वेश्चन मनीष जी का ये था कि सर कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि भाई ये कैप्टिव पावर प्लांट, फॉर एग्जांपल मनीष जी ने बोला कि भाई हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखनी पड़ती है. तो मनीष जी बुक्स ऑफ अकाउंट आप देख सकते हो पर जरूरत नहीं देखने की. यू शुड टू प्लेसेस से आपको पता चलता है. एक तो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर से आपको रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट होती है कि भाई कितना उसने इंजेक्ट करी इलेक्ट्रिसिटी और कितनी प्रोड्यूस करी इलेक्ट्रिसिटी. उस स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की रिपोर्ट से आपको पता चलेगा.
तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कितना आपका एक्सपोर्ट पावर कहीं और यूज हो रही है और कितना पावर वो इंटरनली यूज कर रहे हैं, नंबर 1. नंबर 2, फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनरशिप, annually you can ask for a CA certificate. Chartered accountant is a member of Institute of Chartered Accountants of India. उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है अगर उसने गलत रिपोर्ट दी. सो जो ऑडिटर है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, आप सिर्फ डिस्कॉम को ये करना है कि आपको अगर मान लो आपको पता करना है कि कैप्टिव पावर प्लांट क्या है, आप जाके तो वहां सर्च नहीं कर सकते. एनुअल रिपोर्ट बोलोगे कौन पढ़ेगा इतनी लंबी एनुअल रिपोर्ट, कुछ नहीं. आप उनको 2 लाइन लिख दो कि प्लीज प्रोवाइड मी द सीए सर्टिफिकेट फॉर दिस ईयर्स, जो आपका इक्विटी स्ट्रक्चर है या ओनरशिप स्ट्रक्चर है, नंबर 1. नंबर 2, स्टेट को डिस्पैच सेंटर की रिपोर्ट प्रोवाइड कर दीजिए. बस इन दोनों रिपोर्ट्स को लेकर के आप अपना एनालिसिस कर लीजिए, आप अपना क्लियर रहेंगे. ओके सर, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन. ये थोड़ा सा कुछ एम्बिग्यूटी आ रही थी सर. अब तो क्लियर है ना मनीष जी, सीए सर्टिफिकेट. या इट्स ओके, थैंक यू. ऑलराइट. सो ये these 3 टेस्ट इफ यू अप्लाई, कैप्टिव पावर प्लांट का इशू काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा.